हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8th के साइंस चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। गर्मी की छुट्टी में पहेली और बूझो अपने चाचा के घर गए थे। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसा कि खुरपी, दरांती, बेलचा, हल एक्सेट्रा। बूझो बोलता है, मैं जानता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन खुद बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? लेकिन हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? आप जानते ही हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग अलग अलग जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन और उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधों और जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं? देन पहेली बोलती है, भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन और वितरण आवश्यक है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक मनुष्य घूमते रहते थे। वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन और आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। वो कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना शुरू किया। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं और कई खाद्य फसलों को उत्पादित कर सकें। इस प्रकार कृषि का शुरुआत हुआ। जब एक किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल यानी कि क्रॉप कहते हैं। जैसे कि गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। आप जानते ही हैं कि फसलें कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्न, सब्जियां और फल। जिस मौसम में ये पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र में अलग हैं। अतः देश के कई भागों में कई प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो भागों में बांटा जा सकता है। वो कौन से दो भाग होते हैं? खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। वो फसल जिन्हें बारिश की ऋतु में बोया जाता है उसको खरीफ फसल कहते हैं। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होता है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसलें हैं। और रबी क्रॉप्स शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती हैं। गेहूँ, चना, मटर, सरसों और अलसी रबी फसल के ही एक एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां गर्मी में उगाई जाती हैं। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बूझो बोलता है, धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता? धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए केवल बारिश की ऋतु में उगाया जाता है। पहेली बताती है, फसल उगाने के लिए किसान को कई एक्टिविटीज़ सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि ये एक्टिविटी उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली या आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये एक्टिविटी या कार्य कृषि पद्धतियाँ जो आगे यहाँ बताया गया है, जैसे कि मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, खाद और उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, भंडारण, प्रिपरेशन ऑफ सॉयल। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना पहला चरण होता है। मिट्टी को पलटना, फिर उससे अच्छे से उससे खेती करने लायक बनाना। इसमें जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है।
फिर मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं, ये देखना। फिर मिट्टी में रहने वाली केंचुएं सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। जीव किसानों के मित्र हैं, क्योंकि ये मिट्टी और जो जितने भी ह्यूमस बनाते हैं उस मिट्टी को पलटने और अच्छे से उसको करने के लिए आवश्यक है। आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु और कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे, जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं, क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक होती है। इसे उलटने पलटने के लिए पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। इसे हल चला कर करते हैं। हल लकड़ी या लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है और फिर उस खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ईंटें भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक होता है। बुआई और सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। ये कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को अच्छे से उसको बारीक कर दिया जाता है। ये कार्य कई औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली और कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। हल क्या होता है? प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने, मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता रहा है। यह औजार लकड़ी का बना होता है, जिसे बैलों की जोड़ी या कई पशुओं जैसे घोड़े, ऊंट की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, जिसे फॉल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे हल शाफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है और दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है, जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल और एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है, जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं। आजकल लोहे के हल तेज़ी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। एंड हो मीन्स कुदाली। ये एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने और मिट्टी को अच्छे से उसमें मिलाने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी या लोहे की छड़ होती है, जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और एक प्लेट लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। देन कल्टीवेटर। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय दोनों की बचत होती है। सोइंग यानी कि बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों का प्राथमिकता देते हैं। सेलेक्शन ऑफ सीड्स। एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रखकर उसमें कुछ पानी डाल रही हैं। कुछ मिनट बाद कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। यहाँ पर एक्टिविटी फर्स्ट दिया गया है। एक बीकर लेके इसे पानी से आधा भरिए। इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालकर अच्छे से हिलाइए। कुछ समय बाद उसको वेट कीजिए, क्या कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। बीज पानी में बैठ जाता है। वो हल्के या भारी क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के होते हैं, अतः इस पानी पर तैरने लगते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की ये एक अच्छी विधि है। बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में जानना भी आवश्यक है। ट्रेडिशनल टूल। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर ये 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरता है। ये सिरे मिट्टी को भेदकर बीज को स्थापित कर देते हैं। सीड ड्रिल। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से दिखता है।
इसके द्वारा बीजों में समान दूरी और गहराई बनी रहती है। ये सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय और श्रम दोनों की ही बचत होती है। यहाँ बूझो कहता है कि मेरे स्कूल के पास एक पौधशाला यानी नर्सरी है। मैंने देखा है कि पौधे छोटे छोटे थैलों में रखे हैं। वो इस प्रकार क्यों रखे गए हैं? पहेली, धान जैसे कुछ पौधों के बीजों को पहले ही पौधशाला में उगाया जाता है। पौध तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित कर देते हैं। कुछ वनीय पौधे और पुष्पीय पौधे भी पौधशाला में उगाए जाते हैं। पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश भी मिलता है। और अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधे को निकालकर हटा दिया जाता है।